बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में। दो संगठन, बड़े मजबूत संगठन और विश्व मंच पर एक अपना बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ने वाले संगठन, और शायद उन्हें देखा जा रहा था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में। इस वीडियो में हम जानेंगे चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के बारे में कि चीन भी कैसे एक बहुत बड़ी बढ़ती हुई, आगे तेजी से आगे बढ़ती हुई एक अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, वो भी विश्व मंच पर एक शक्तिशाली ताकत के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तो उसे भी क्या सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं चीनी अर्थव्यवस्था के बारे में और चीन राष्ट्र के बारे में। 1978 के बाद जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है। इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। चीन है वो एक महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। लगातार अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है और माना जा रहा है कि इसी गति से अगर चीन की अर्थव्यवस्था ने विकास किया तो 2040 तक चीन अमेरिका से आगे निकल जाएगा। और बात करें एशिया की, तो एशिया में ये अपने पड़ोसी मुल्कों की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी कारण इसका एशिया में प्रभाव बढ़ रहा है। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा रहे हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति चाहे माने चाहे संसाधनों की चीन के पास कोई कमी नहीं है, साथ ही मानव संसाधन चीन के पास भरपूर हैं, तो ये भी इसकी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में इसकी जो गति है उसमें कहीं की एक तरह से सहारा लगा रहे हैं, गति को और तीव्र कर रहे हैं। थोड़ा पहले हम जाएं तो 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी, और जब चीन की स्थापना हुई थी तब ये सोवियत मॉडल पर आधारित था, अर्थात इसने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। आर्थिक रूप से उस वक्त चीन पिछड़ा हुआ था और इसने पूंजीवादी दुनिया से रिश्ता तोड़ लिया था, क्योंकि यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था को लागू किया गया था। अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के सिवाय चीन के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि चीन ने पूंजीवादी व्यवस्था से अपना नाता तोड़ लिया था और उस वक्त चीन आर्थिक रूप से पिछड़ा भी था। खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर दिया गया था। विदेशी बाजारों से तकनीक खरीदने के लिए चीन के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी। तकनीकी रूप से चीन पिछड़ा हुआ था और अगर ये विदेशी मार्केट से, विदेशी बाजारों से तकनीकी खरीदता है तो इसके लिए विदेशी मुद्रा चाहिए, जो कि चीन के पास उस वक्त नहीं थी। आयातित सामानों को घरेलू स्तर पर ही चीन ने तैयार करवाना शुरू किया कि जो भी सामान आयातित है उसको बाद में इसने घरेलू स्तर पर ही शुरू कर दिया तैयार करवाना। आगे चलते हैं। परिणाम क्या हुआ कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल होने लगा कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि कोशिश क्या थी कि जो आयातित सामान है वो अब चीन में ही तैयार किया जाएगा। इसके लिए अर्थव्यवस्था खड़ी करनी थी औद्योगिक, और इस औद्योगिक अर्थव्यवस्था में जो भी संसाधन थे चीन के पास वो सारे संसाधन उसी में लगते जा रहे थे। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया। अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने में चीन विकसित देशों से भी आगे निकल गया था। मतलब कि चीन ने चाहे अपने नागरिकों को शिक्षा की व्यवस्था देना है, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था देना है, या फिर रोजगार के कार्यक्रम है, लोक कल्याण की योजनाएं हैं, चीन ने ये काम बहुत अच्छे से किया, भरपूर तरीके से निभाया और इस मामले में चीन विकसित देशों से भी आगे निकल चुका था। समस्या क्या आई कि जनसंख्या में 2-3% की वार्षिक वृद्धि जो थी वो चीन की इस विकास को, इस अर्थव्यवस्था की गति को जस का तस रख रही थी। अर्थात जनसंख्या में लगातार तेजी से हो रही वृद्धि, जो चीन के विकास में वृद्धि हो रही थी, जो चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही थी, उसको शून्य कर रही थी। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी और औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था
विदेशी व्यापार न के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम थी, अर्थात बढ़ती हुई जनसंख्या। और क्योंकि हमने देखा पहले कि खेती का जो अधिशेष था उसको लगाना था बड़े उद्योगों के निर्माण में, तो वो अधिशेष भी इतना नहीं मिल पा रहा था। साथ ही विदेशी व्यापार भी न के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय भी चीन की बहुत कम थी। तो अब क्या परिवर्तन किया चीन ने कि 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर उसने अपना राजनीतिक एकांतवास खत्म किया कि जो पूंजीवाद से तोड़ा हुआ नाता था अब उस चीज़ को बदल दिया था। अब परिवर्तन हुआ था और ये था कि 1972 में चीन ने अमेरिका के साथ संबंध बनाए। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग स्याओपांग ने खुले द्वार की नीति की घोषणा की। खुले द्वार की नीति की घोषणा चीन में कब होती है? 1978 में होती है। नेता कौन थे? देंग स्याओपिंग थे। फिर 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया गया। साम्यवादी व्यवस्था में हम सभी जानते हैं कि निजी संपत्ति नहीं होती है, निजी संपदा नहीं होती है, उत्पादन के साधन है, खेती है, उद्योग है, सब कुछ राष्ट्र के नियंत्रण में, राज्य के नियंत्रण में, सरकार के नियंत्रण में होता है। चीन में भी वही था, लेकिन क्योंकि अर्थव्यवस्था इतनी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, औद्योगिक विकास इतना तेजी से नहीं हो पा रहा था, तो परिवर्तन चीन लेकर आया। और परिवर्तन क्या थे कि अब निजीकरण किया गया, कृषि का भी, उद्योगों का भी, खुले द्वार की नीति अपनाई गई और अमेरिका के साथ भी नाता जोड़ा गया, रिश्ता जोड़ा गया। परिणाम क्या हुए? कृषि उत्पादों और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से निजी बचत बढ़ी और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद तेजी से बढ़ी। उद्योग और कृषि दोनों में ही चीन की वृद्धि दर तेज रही। उद्योग में और कृषि में अब निजीकरण उनका किया गया था और अब उसकी जो वृद्धि दर है वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण से विदेश व्यापार में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो रही थी। अब चीन ने व्यापार के नए कानून बना लिए थे और साथ ही व्यापार के विशेष आर्थिक क्षेत्र भी बनाए थे और इस वजह से चीन के विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही थी। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा था कि पूरे विश्व में चीन है वो अब विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक देश बनकर उभर रहा था। चीन के पास अब विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है। इसके दम पर चीन अब दूसरे देशों में निवेश भी कर रहा है और 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में भी शामिल हो गया है, 2001 में। तो इस परिवर्तन के ये परिणाम रहे कि चीन ने जो अपनी साम्यवादी व्यवस्था है उसको छोड़कर थोड़ा बहुत परिवर्तन किया। तो बहुत तेज़ी से चीन ने आर्थिक वृद्धि की, चीन ने विश्व में निवेश किया और चीन के पास विदेशी मुद्रा का भी विशाल भंडार हो चला। लेकिन एक पहलू दूसरा ये भी है कि चीन में हर किसी को इन सुधारों का लाभ नहीं मिला। अब यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी और 10 करोड़ लोग आज वहाँ रोजगार की तलाश में हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही खराब हैं जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में थे। गांव और शहर और साथ ही तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा। निष्कर्ष क्या निकलता है कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त शक्ति बनकर उभरा है कि उसका सभी लोहा मानने लगे हैं। निसंदेह परेशानियां थोड़ी हैं, कमियां थोड़ी हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन एक जबरदस्त और बड़ी तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। मतलब चीन के साथ व्यापार करने के लिए ये सब राष्ट्र हैं वो अन्य विवादों को चीन के साथ भुला रहे हैं। इतना शानदार व्यापार साझेदार के रूप में चीन ने अपना प्रभाव बनाया।
1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफ़ी मदद की। लातिनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की नीतियां बताती हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है, क्योंकि चीन लातिनी अमेरिका और अफ्रीका में जिस तरह से निवेश कर रहा है, तो चीन की ये नीतियाँ बता रही हैं कि इससे चीन विश्व अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों में एक प्रभावशाली ताकत, एक प्रभावशाली शक्ति बनकर उभर रहा है। अब हम लेते हैं चीन के साथ भारत के संबंधों को, कि भारत के साथ चीन के कैसे संबंध हैं, भारत और चीन के रिश्ते कैसे हैं, और बढ़ती हुई तेज गति से चीनी अर्थव्यवस्था से भारत को क्या लाभ है या फिर भारत को क्या नुकसान है। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की ओर चलते हैं तो हम देखते हैं कि पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले दोनों ही एशिया की महाशक्ति थे, दोनों ही विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाले राष्ट्र हैं। और जब जो साम्राज्यवादी ताकतें नहीं आई थी, यूरोपीय शक्तियां, जब हम गुलाम नहीं थे, उससे पहले की बात करें तो ये दोनों ही बड़े देश थे एशिया में। चीन की बात करें तो चीन का अपने आसपास के इलाकों पर काफ़ी प्रभाव था। छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर कुछ नजराना देकर चैन से रहते थे। मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता को मानते थे। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत के राजवंशों का प्रभाव अपने राज्य से बाहर भी था, और ये प्रभाव सिर्फ राजनीतिक ही नहीं था अपितु आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। लेकिन अपने प्रभाव क्षेत्र में ये कभी नहीं टकराए, मतलब कि कुछ भागों में भारत का प्रभाव था, कुछ भागों में चीन का प्रभाव था, लेकिन आपस में इनकी टकराहट कभी नहीं हुई। दोनों ही बड़े राष्ट्र थे, विशाल राष्ट्र थे, दोनों का अपने अपने क्षेत्र के आसपास के जो पड़ोसी छोटे राष्ट्र हैं उन पर प्रभाव था, लेकिन आपस में इनकी टकराहट कभी नहीं हो पाई थी। साथ ही दोनों के बीच प्रत्यक्ष और राजनीतिक संबंध भी नहीं बने थे, और इसी कारण ये दोनों राष्ट्र एक दूसरे को जान नहीं पाए थे। 20वीं सदी में भारत और चीन एक दूसरे से टकराते हैं, और तब आती हैं विदेश नीति के निर्माण में मुश्किलें। जब भारत आज़ाद होता है, कहीं कि अपने अंग्रेजी शासन से भारत आज़ाद होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आता है, अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है, उस वक्त ये दोनों देश एक साथ आपस में आमने सामने आते हैं। और अब थोड़ी मुश्किलें विदेश नीति के मामले में आती हैं, क्योंकि हमने देखा कि ये राष्ट्र एक दूसरे को जान नहीं पाए थे। उम्मीद थी कि भारत में अंग्रेजी राज समाप्त होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकालकर बाहर करने से अब दोनों देश साथ आकर विकासशील दुनिया और खासकर एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्योंकि दोनों ही राष्ट्र थे वो विदेशी शक्तियों से आज़ाद हुए थे, दोनों ही विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाले राष्ट्र थे, दोनों ही विशाल राष्ट्र थे, तो ये माना जा रहा था कि ये दोनों विकासशील राष्ट्र मिलकर विश्व मंच पर और खासकर एशिया में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन समस्या क्या आई कि 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंधों की गड़बड़ हुई, और वो संबंधों की गड़बड़ धीरे धीरे आगे बढ़ी, और 1962 में भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसमें कि चीन द्वारा अचानक भारत पर आक्रमण कर दिया गया था। 1976 तक दोनों के मध्य कूटनीतिक संबंध हैं वो समाप्त से ही रहे। 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की एक श्रृंखला शुरू की गई। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद हम देखें तो दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पार 4 पोस्ट खोलने पर सहमति जताई थी। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% की दर से सालाना दर से बढ़ रहा है। 1999 से इनके बीच जो व्यापार है भारत और चीन के बीच में वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इसमें चीन का ज़्यादा फायदा है। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के संबंधों के बीच ज़्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में मदद मिली है। परिवहन के मार्गों की बढ़ोतरी, संचार मार्गों की बढ़ोतरी, दोनों के एक जैसे आर्थिक हितों के कारण अब इनके संबंधों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, धीरे धीरे मजबूती आ रही है। कहें कि
विश्वास की बहाली भी हो रही है। लेकिन उतने अच्छे संबंध भारत और चीन के अभी तक भी नहीं बन पाए हैं कि ये हम समझ लें कि ये दोनों महाशक्तियाँ मिलकर और एक कहें कि एक साथ आकर और अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दें। अभी भी इनके बीच कुछ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर की विश्वसनीयता नहीं है, जिन पर एक मत नहीं है, लेकिन फिर भी आर्थिक संबंध भारत और चीन के निरंतर बढ़ रहे हैं, आगे कहीं कि सकारात्मक हो रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा चीनी अर्थव्यवस्था के बारे में कि किस तरह से चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेज़ी से आगे बढ़ाया, कैसे इसने विकास पथ को और बड़ी तेज़ी से चुना और बड़ी तेज़ी से उस पर आगे बढ़ा। आज चीनी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तेज़ी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक ये आगे निकल जाएगी अमेरिका से। तो हम देख पा रहे हैं कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यहाँ तैयार हो रहे हैं, चाहे यूरोपीय संघ के रूप में, चाहे आसियान के रूप में, या फिर चीन के रूप में। भारत और चीन के संबंधों की बात करें तो अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भारत और चीन के संबंध बेहतर होंगे, सुधरेंगे और ये दोनों ही बड़े और विशाल राष्ट्र एक साथ एक मंच पर आकर शायद नए संबंधों के आयामों को, विश्वसनीय संबंधों के आयामों को गढ़ेंगे। लेते हैं प्रश्न संख्या 1, चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? बहुत आसान सा सवाल है, छोटा सा इसका उत्तर है चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। 20वीं सदी में भारत चीन के मध्य विदेश नीति को लेकर समस्याएं क्यों आई, इस बारे में भी हमने जाना। इसका उत्तर देने के लिए आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाना होगा कि दोनों ही विशाल राष्ट्र थे साम्राज्यवादी ताकतों से पहले, और जब 20वीं सदी में वो मिलते हैं, आमने सामने होते हैं, तो क्यों विदेश नीति को लेकर इनके बीच में समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं। इसका अच्छा सा आंसर आपको लिखना है। धन्यवाद।